अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दोशीज़ा की ज़िंदगी पर बीती सच्ची, पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक चमकीले सुनहरे दिन से, जिसका इख्तिताम एक अंधेरी रात पर हुआ था। वो जिस वक्त अपनी सहेलियों और कज़न्स के झुरमुट में घर से निकली थी, उसे अंदाज़ा तक न था कि वापसी में वो अकेली ना होगी। एक साया, एक रूह उसके साथ हमेशा के लिए उसके वजूद को मस्कन बनाकर उसके संग चली आएगी। 24 मार्च 2008 की शब महरीन के मामू की बारात थी, जिसमें उसने सुनहरी रंग की दीदा ज़ेब फ्रॉक ज़ेबतन की थी। लड़कपन को खैराबाद और जवानी को खुशामदीद कहती महरीन की खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी। महरीन अपनी कज़न्स के साथ जिस गाड़ी में बैठी थी वो ख़राब हो गई। जिस जगह गाड़ी ख़राब हुई वहाँ से महरीन के मामू का घर 10 मिनट की वॉक पर था, इसलिए सारी लड़कियाँ लड़कों की देखा देखी पैदल जाने को मचल उठी थीं। मगर गाड़ी में मौजूद बड़ी बूढ़ी ख्वातीन ने उन्हें ऐसा करने से सख्ती से मना कर दिया कि सामने ही कब्रिस्तान था, जहाँ से गुजरना नागुज़ीर था। मगर उस वक्त उन लड़कियों ने उनकी एक ना सुनी और चल पड़ी। पीछे से माओ की हदायतें शुरू हो गई थीं कि सर ढांप कर रखो, रास्ते में बात ना करना, हंसना ना। वो सब लाओबाली सी लड़कियां उनकी बातें अनसुनी करती मज़े से चल पड़ी और बातों का एक जहान आबाद हो गया। चलते चलते वो किसी मुंडेर से टकराई थी। इससे पहले कि वो गिर जाती कि एक लम्हे में वो वापस सीधी खड़ी हो गई थी। उसके साथ चलती उसकी खालाजाद ने आगे बढ़कर उसे कुछ कहा और वो मधुर हंसती हंसती चली गई। वो तादेर हंसती कि कुछ देर कबल उसे अपने बाजू पर नर्म सा लतीफ़ लम्स महसूस हुआ था और उसी नादीदा से वजूद ने उसे गिरने से बचाया था। अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर किसी की निगाहें गर्दिश करने लगी हों। उसने घबरा कर आगे पीछे देखा, मगर वो किसी को भी तलाश नहीं कर पाई। एक बार फिर अपनी ही धुन में चलने लगी, मगर अब के उसकी चाल में बेफिक्री और सरमस्ती सी ना थी और घर पहुंचने तक उसे यही लगा था कि वो वहां से अकेली नहीं आई। ये शदीद एहसास उस पर कपकपी तारी करने लगा था। घर में नई दुल्हन के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर थीं। मर्दाना आवाज़ें, बच्चों की खिलखिलाहटें और ख़वातीन के बेफिक्रे कहके माहौल को बेहद खुशगवार बना रहे थे और वो एकदम चुप होकर रह गई थी। कभी चेहरे पर इज़्तिराबी हालत में हाथ फेरती तो कभी दायां बाजू से हिलाने लगती। उसकी ये बेचैन सी कैफियत अपनी अपनी मसरूफियात में उलझे लोगों की नज़र से पोशीदा थी। और फिर रस्मों का आगाज़ हो गया। वो एक शोख चुलबुली लड़की फ़ौरन ही सबके गिर्द आन खड़ी हुई थी और जवाद, जो उसका मामू ज़ाद था, उसे एक टिक देखने लगा। सुनहरी फ्रॉक में उसके हुस्न की ताबानियाँ अपने अरूज पर थीं। उसका मामू ज़ाद उसको बहुत ही महवियत से देख रहा था कि उसे एकदम किसी गैर मर्रई ताकत ने उठाकर फेंक दिया। कमरे में मुख्तलिफ आवाज़ें और खौफ सरसराने लगा, जबकि उसका मामूज़ाद जवाद बेहोश हो गया। महरीन सबको खाली खाली नज़रों से देखने लगी। खुशी के माहौल पर अचानक से खौफ की फ़िज़ा तारी हो चुकी थी। जवाद को होश में लाने की तदबीर की गई। उसके होश में आते ही उस पर सवालों की बौछार हो गई, मगर उसके कान कुछ नहीं सुन रहे थे कि उसकी समात में तो एक दिलकश मधुर नस्वानी आवाज़ ठहर गई थी। महरीन को नज़र भर के तो क्या, आइंदा नज़र उठाकर भी देखा तो आंखें निकालकर उनसे गोटियां खेलूंगी। वो बाकायदा कांपने लगा और उसकी हालत देखकर नाना अबू ने बेटे के साथ उसे अकेले कमरे में भेज दिया। बाकी की रसूमात बड़ी बेदिली और खौफ के हिसार में बंद कर अदा की गई। महरीन अपनी जिन कज़न्स के साथ कमरे में ठहरी थी वो वहाँ चली आई थी। उसे अपना सर भारी भारी लग रहा था, जिसे थाम कर वो अपनी कज़न के वॉशरूम में आ जाने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद उसे एक आहट महसूस हुई। उसने आहट पर देखा तो उसे वहाँ अपनी कज़न्स के अलावा कोई और भी महसूस हुआ। वो बाकायदा कांपने लगी और उसे देखकर उसकी कज़न्स को फिक्र लाहक हुई। क्या हो गया है महरीन, तुम ठीक तो हो ना? उसने नफ़ी में अपनी गर्दन हिलाई और कमरे में नज़र दौड़ाने लगी, मगर अब वहाँ उन लड़कियों के अलावा और कोई नहीं था। वो उठकर फिर कपड़े चेंज करने चली गई। दरवाजे का लॉक लगाते ही उस पर फिर शदीद एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है और वो बाकायदा लरजने लगी। बेकरारी से हर तरफ को नज़रें दौड़ा रही थी कि उसकी आंखों के सामने ऐन एक खूबसूरत लड़की आन खड़ी हुई,
जिसे देखकर उसने बेसाख्ता चीख मारी, डरो नहीं महरीन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये बात सुनते ही महरीन एकदम से बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो बहुत सारी खवातीन उसके इर्द गिर्द बैठी थीं, आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ का विर्द करके उस पर फूंके मारती। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। इसीलिए मना किया था ना कि रात के वक्त कब्रिस्तान के पास से ना गुजरो, मगर तुम लड़के लड़कियों ने किसी की एक ना सुनी। वहाँ जवाद पड़ा है और यहाँ ये महरीन। महरीन की सबसे बड़ी मुमानी बोली तो वो उनको घूर के देखने लगी। महरीन की आंखों की सुर्खी ने सबको सहमा दिया। अम्मा, लगता है इस पर किसी शय का साया हो गया है। महरीन की बड़ी खाला का इतना कहना था कि उसकी माँ बुरी तरह रोने लगी। उन्हें बमुश्किल कमरे से बाहर भेजा गया और फिर सब सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह रूहानी इलाज करने वाले एक बाबा को बुलाया गया, जिन्होंने उनके शक की तस्दीक कर दी। उसी दिन से महरीन का इलाज शुरू हो गया, मगर 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी बेहतरी की कोई सूरत नज़र नहीं आई। तब महरीन के वालिदैन को किसी ने एक आमिल का पता दिया और वो महरीन को उसके पास ले गए। आमिल ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा। उसके हाथ में मौजूद लकड़ी की तस्बीह बड़ी तेजी से दाने गिराती जा रही थी। कौन हो तुम और कहाँ से इस बच्ची को परेशान करने आई हो? उंगली आसमान की तरफ उठाकर घुमाते हुए गर्दन को दाएं बाएं जंबिश देने के साथ ही आमिल ने सवाल किया, मगर जवाबन खामोशी थी। उस आमिल ने पे दर पे कई सवाल किए, मगर हनूस खामोशी का राज था कि उस आमिल ने अपनी सुर्ख निगाहें इधर उधर घुमाने के बाद बिल्कुल चुप किसी मुजस्मे की तरह बैठी महरीन का हाथ पकड़ लेना चाहा कि उस आमिल के हाथ पर दरमियान में ही गिरफ्त हो गई। उसने निगाहें उठाईं। महरीन के साथ एक बेहद हसीन 18 या 19 साल की लड़की बैठी थी, जिसकी खूबसूरत चमकीली आंखों में गुस्सा हलकोरे ले रहा था और वो सुर्ख आंखों से उस आमिल को घूर रही थी। कौन हो तुम? आमिल ने अपना हाथ छुड़ाते हुए गुर्राते हुए लहजे में कहा और वो अपने बारे में सब कुछ बताती चली गई कि वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी और उसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। बचपन से तारीफ व तौसीफ समेटती जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो वो लोगों की अच्छी बुरी नज़रों को खूब महसूस करने लगी और उसके पापा के दोस्त जो बचपन से उसको एक बेटी की तरह ट्रीट करते रहे थे, एकदम उनकी नज़रें और नीयत क्या बदली थी, सब कुछ तहस नहस होकर रह गया था। उनका बहाने बहाने से उसे हाथ लगाना, अपने करीब करने की कोशिश करना, सब कुछ इतना अजीब था कि वो उनके सामने आने से ही कतराने लगी थी। मगर वो हर दूसरे दिन उनके घर चले आते थे और 24 मार्च 2004 की शाम जब वो आए तो इत्तफाक से वो पहली दफ़ा घर पर अकेली थी। उसके पापा की किसी कज़न की डेथ हो गई थी और वो उसे घर पर छोड़कर जल्द आने का कहकर चले गए थे। फिर तो पापा के दोस्त की उसको घर में अकेले पाकर देरीना मुराद भर आई थी और वो नीयत की गंदगी को छुपा नहीं पाए और वो इज्जत की हिफाजत करते करते अपनी जान से चली गई। उसकी यूं अचानक मौत उसके वालिदैन के लिए सदमा साबित हुई। उनके साथ क्या कुछ हुआ ये अलग कहानी थी। जहाँ तक उसकी बात थी, उसको मरने के बाद एक दिन भी चैन नहीं मिला था और 24 मार्च को उसकी बेकुली देखने से ताल्लुक़ रखती थी और जिस शख्स की बदनीयती उसे मौत के घाट उतार गई थी उसका अंजाम भी कुछ खास नहीं हुआ था और उसकी फैमिली को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन जिस शाम उसने अपनी बेटी को अपने ड्राइवर के साथ बहुत नाज़ेबा अंदाज में देखा तो उस शाम उसे अपने दोस्त की बेटी गुल बहुत याद आई और वो फूट फूट कर रोता रहा, उससे माफ़ी तलब करता नीम दीवाना हो गया था और 3 साल बाद उसकी हालत के सबब गुल को कुछ सुकून मिला था। मगर 24 मार्च की शाम उस पर अब भी भारी ही गुजरती थी। उसकी रूह भटकने लगती थी, लगता था जैसे कहीं अमान नहीं मिलेगी। और जब वो पहली दफ़ा महरीन से मिली उस शब भी 24 मार्च थी। वो भटकते भटकते उस वक्त कब्रिस्तान के रास्ते में थी कि जब उसकी तन्हाई में किसी ने खलल पैदा किया और ऐसा गुजरे 4 बरसों में पहली बार हुआ था। उसने गुस्से से नज़र उठाई तो महरीन में उसे अपनी शबी नज़र आई। वो महरीन पर से अपनी निगाहें नहीं उठा पाई। उसने उसे गिरने से बचा लिया और एक टिक उसे देखने लगी। फिर उसके कदम खुद ब खुद उसका पीछा करने लगे और महरीन की चंचल सी हंसी उसे अपने माजी में ले गई और वो फैसला कुन अंदाज में उसके वजूद में उतर कर उसके साथ हो ली। तो इस सब में तुम्हें क्या फ़ायदा है? जाओ इस बच्ची का पीछा छोड़ दो। तमाम तफसील सुनकर आमिल घुर्राया और वो साफ इनकारी हो गई। उसका बस यही कहना था कि वो महरीन को कभी किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगी और उसके साथ रहेगी। उस आमिल के बाद भी कई आमिलों और मौलवियों को दिखाया गया, मगर वो महरीन का साथ छोड़ने पर राज़ी ना हुई। उसका एक ही जवाब होता था,
میں اپنی جیسی دکھنے والی مہرین کی ہمیشہ محافظ بن کر رہوں گی۔ اس نے اپنے کہے کی ہمیشہ لاج رکھی۔ وہ مہرین کو تنگ نہیں کرتی تھی، بس ایک باڈی گارڈ کی طرح اس کے ساتھ رہتی۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ مہرین نے انٹر کر لیا۔ اب اس کے رشتے آنے لگے، مگر خاندان میں سب کو تمام صورتحال معلوم تھی، اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، اور باہر کے بندے کو بھی سنگن مل ہی جاتی تھی۔ یوں کہیں بھی بات نہیں بنتی تھی، اور مہرین کا چلبلا پن تو 2 سال قبل ہی غائب ہو گیا تھا۔ رہی سہی کسر اب پوری ہونے لگی تھی۔ وہ اب اداس رہنے لگی، اور جب وہ اداس ہوتی، گل اس کے ارد گرد رہنے والوں کو تنگ کرنے لگتی۔ اسے بہرحال مہرین ہی کی خوشی درکار تھی۔ مزید 2 سال اور گزر گئے۔ اس نے گریجویشن کر لیا۔ وہ اکثر شام کو اکیلی بیٹھی آپ ہی آپ باتیں کرتی۔ در حقیقت گل اس سے باتیں کرتی تھی، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر ایک قیدی کسی زندگی اسے خوشی سے دور رکھتی تھی، کیونکہ مہرین اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے اب ہر چیز پر فورس کرنے لگی تھی، اور جب مہرین ان چیزوں سے انکار کرتی تو وہ نہ چاہتے ہوئے تکلیف دینے لگتی تھی۔ اصل میں وہ دیتی تکلیف اپنے آپ کو تھی، مگر اس کا مسکن چونکہ مہرین کے وجود میں تھا، اس لیے مہرین کو دورے پڑتے۔ کبھی وہ اپنی کلائی پر دانت کاٹ دیتی، کبھی وہ اپنے بال نوچنا شروع کر دیتی۔ یہ اذیت و تکلیف دن بدن اسے کمزور کر رہی تھی۔ ان کے دور پرے کے عزیزوں کا بیٹا ارسلان ان کے گھر آیا، اور اسے مہرین بہت اچھی لگی۔ اس نے مہرین سے شادی کی ضد پکڑ لی۔ اس کے والدین راضی نہ تھے، مگر وہ ڈٹ گیا، اور ارسلان نے خود آگے بڑھ کر مہرین کے والدین سے بات کی۔ وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ کسی طرح سے مہرین کی شادی ہو جائے، اس لیے ارسلان کے والدین کے انکار کے باوجود انہوں نے حامی بھر لی، مگر انہیں ڈر تھا کہ وہ اس کی شادی نہیں ہونے دے گی، اس لیے پھر ایک پہنچے ہوئے عامل کو بلوایا گیا، اور گل نے شادی کی اجازت دے دی، مگر جانے کو راضی نہ ہوئی۔ مہرین کی شادی 2013 میں ہو گئی۔ اس کے ساتھ گل کو رہتے تو اب کئی سال ہو گئے ہیں۔ وہ مہرین کو یا اس کے شوہر کو کچھ نہیں کہتی، مگر مہرین کا ساتھ چھوڑنے پر ہرگز راضی نہیں ہوتی۔ میاں بیوی میں غصہ اور پیار تو چلتا ہی ہے، مگر جب بھی ارسلان ذرا سی تیز آواز میں بھی مہرین سے بات کرے تو گل کو ناگوار گزرتا ہے، اور اس کا سارا غصہ مہرین پر ہی اترتا ہے۔ کبھی کبھی ارسلان کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا بھی ہوتا ہے، مگر کبھی وہ جب دل سے سوچتا ہے تو خود کو مطمئن پاتا ہے۔ آج اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں۔ مہرین کے 2 بچے بھی ہیں، مگر گل اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جبکہ ہر طرح کا علاج بھی کروایا جا چکا ہے۔ اس سب میں کیا اسرار پوشیدہ ہے یہ کوئی آج تک نہیں جان سکا، مگر سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، اور وہ بھی مگن تو ہے، مگر کبھی کبھی سکون کو ترس جاتی ہے کہ قیدی کسی زندگی تو پرندوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ وہ تو پھر جیتی جاگتی لڑکی ہے۔ اس کی جوانی اور اس کے خوشکن خواب سب ملیا میٹ ہو گئے۔ بہت کچھ پا کر بھی سب کچھ انچاہا ہی رہ گیا، مگر وہ اف تک کرنے کا حق نہیں رکھتی کہ زندگی اس کی ہے، مگر اسے جیا کسی اور نے ہے۔